स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोशियो की पॉइंट पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पश्चिमीकरण के बारे में। पश्चिमीकरण क्या होता है, इसकी अर्थ, इसकी परिभाषाएं, इसकी विशेषताएं और भारत में जो भी परिवर्तन आए हैं पश्चिमीकरण के कारण, उन सब पर चर्चा करेंगे। तो इससे पहले हम पढ़ा चुके हैं एम.एन. श्रीनिवास की और अवधारणाएं, जैसे प्रभु जाति और संस्कृतिकरण के बारे में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पश्चिमीकरण के बारे में पढ़ेंगे, वही आधुनिकीकरण, लौकिकीकरण और भी अवधारणाएं उन्होंने दिया है, तो अगली क्लास में हम लोग वो पढ़ेंगे। तो चलिए जानते हैं पश्चिमीकरण क्या होता है। तो पश्चिमीकरण को अगर एक लाइन में अगर कहना हो तो हम क्या कह सकते हैं। पश्चिमीकरण क्या है? पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति के अनुकरण है। पश्चिमीकरण क्या होता है? पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति का अनुकरण ही क्या कहलाता है? पश्चिमीकरण कहलाता है। तो हम लोगों ने पहले से संस्कृतिकरण पढ़ रखा है। तो संस्कृतिकरण क्या है? संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के द्वारा जातीय गतिशीलता पर प्रभाव पर प्रकाश डाला गया है। वहीं पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, लौकिकीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से भारत में हो रहे व्यापक सामाजिक परिवर्तन का विश्लेषण किया गया है। और ये जो परिवर्तन है, पश्चिमीकरण की प्रक्रिया कहाँ से उत्पन्न होती है? ये ग्रामीण समाजों में भी हमें परिवर्तन देखने को मिलता है और नगरीय समाजों में, दोनों जगह देखने को मिलता है। तो चलिए आगे जानते हैं और व्यापक अर्थों में इसका अर्थ समझते हैं। वो तो एक लाइन में हो गया। चलिए ये देखते हैं क्या है कि पश्चिमीकरण परिवर्तन की उस प्रक्रिया को कहा जाता है जो भारतीय जनजीवन और संस्कृति के विभिन्न पक्ष को उस पश्चिमी संस्कृति के संपर्क में आने के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ, जिनको क्या अंग्रेजी शासक अपने साथ लाए थे। जो भी संस्कृति अंग्रेजी शासक अपने साथ लाए थे और उसी के संपर्क में आते आते क्या हुआ, भारतीयों के जनजीवन और संस्कृति पर उसका बहुत प्रभाव पड़ा। वो लोग अपने व्यवहार में, अपने जनजीवन में अंग्रेजों की संस्कृति को अपनाने लगे। उसी को क्या कहते हैं? पश्चिमीकरण कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें प्रौद्योगिकी से लेकर के जाति प्रथा हो गया, संयुक्त परिवार हो गया, इसमें भी परिवर्तन है। विवाह, धर्म, कला, परंपरा, साहित्य, संगीत, विचार, लक्ष्य, ये सब पे किसका प्रभाव पड़ा? पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव पड़ा। तो चलिए आगे हम लोग एम.एन. श्रीनिवास के शब्दों में जानते हैं कि पश्चिमीकरण क्या है। इन्होंने कैसे परिभाषित किया है पश्चिमीकरण को। तो ये कहते हैं, भारतीय समाज और संस्कृति में 150 साल से अधिक अंग्रेजी शासनकाल के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए परिवर्तन, जिसमें विभिन्न स्तरों जैसे कि प्रौद्योगिकी, संस्थानों, विचारधारा और मूल्य में परिवर्तन शामिल है, उसी को क्या कहते हैं? पश्चिमीकरण कहते हैं। अब अगली परिभाषा है योगेंद्र सिंह के अनुसार। योगेंद्र सिंह कहते हैं कि मानवतावाद तथा तार्किकतावाद पश्चिमीकरण के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। किसके हिस्से हैं? पश्चिमीकरण के महत्वपूर्ण हिस्से हैं, जिसके फलस्वरूप भारत में अनेक संस्थात्मक और सामाजिक सुधार हुए और वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी और शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना, राष्ट्रवाद का उदय और देश में नई नई राजनीतिक संस्कृति और नेतृत्व सभी पश्चिमीकरण का ही उत्पाद है। आगे ये कहते हैं कि संस्कृतिकरण जो है वो भारतीय समाज में होने वाले परिवर्तन का आंतरिक स्रोत है। संस्कृतिकरण क्या है? जो समाज में आंतरिक जो परिवर्तन हो रहा है वही क्या है? संस्कृतिकरण है। जबकि पश्चिमीकरण क्या है? पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण जो है वो परिवर्तन के बाह्य यानी कि बाहरी स्रोत हैं। तो मुझे आशा है कि इतना आप समझ पाए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि कितने स्तरों में एम.एन. श्रीनिवास ने इसको बांटा है। पश्चिमीकरण को कितने स्तरों में बांटा है? तो इन्होंने 3 स्तरों में बांटा है। पश्चिमीकरण की प्रक्रिया को भारत में 3 स्तरों में कौन बांटते हैं? एम.एन. श्रीनिवास बांटते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो प्राथमिक स्तर पर क्या होता है कि प्राथमिक स्तर पर कुछ लोग ऐसे थे जो पश्चिमी संस्कृति के संपर्क में आए और उनसे लाभान्वित होकर के होने लगे। वे क्या कहलाए? प्रथम हुए। वे
प्रथम हुए। और द्वितीयक में क्या आ जाता है, द्वितीयक स्तर में पश्चिमीकरण के अभिप्राय ये होता है कि भारतीय समाज में उन वर्गों से जो कि प्रथम लाभ ले चुके थे उनके साथ प्रत्यक्ष संपर्क में आए, तो वो क्या, वे द्वितीयक स्तर उसको बताते हैं। और तृतीयक स्तर पे क्या होता है, जब तृतीयक स्तर पर वे लोग आते हैं जो ब्रिटिश द्वारा शुरू की गई तरकीबों के बारे में अप्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त कर पाए हैं। तो इस प्रकार पश्चिमीकरण द्वारा भारतीय समाज में होने वाले परिवर्तन को इन्होंने स्पष्ट किया है। कितने स्तरों पर, 3 स्तरों पर किया है। प्रथम स्तर पर क्या हो जाता है कि वो प्रत्यक्ष पहली बार वो लाभान्वित होते हैं, उनके संपर्क में पश्चिम जो भी अंग्रेजी लोग थे उनके संपर्क में आए, उनकी संस्कृति को प्रथम बार अपनाए, उसे प्राथमिक स्तर कहते हैं। जबकि द्वितीयक स्तर किसे कहते हैं, जो उन प्राथमिक के संपर्क में आए। और तृतीय किसे कहें, जो अप्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त कर पाए, तो वो क्या होता है, तृतीयक स्तर। तो चलिए अब इतने समझ पाए होंगे आप। अब हम संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण में अंतर को समझेंगे कि पश्चिमीकरण और संस्कृतिकरण में आखिर अंतर क्या है। जैसा कि योगेंद्र सिंह ने कहा है कि संस्कृतिकरण क्या है, समाज में आंतरिक परिवर्तन लाता है और पश्चिमीकरण बाह्य परिवर्तन लाता है। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए हम इसकी अंतर को स्पष्ट करेंगे। तो सबसे पहले संस्कृतिकरण क्या है। संस्कृतिकरण का दृष्टिकोण क्या होता है, धार्मिक होता है। संस्कृतिकरण का दृष्टिकोण धार्मिक होता है, जबकि पश्चिमीकरण का दृष्टिकोण धर्मनिरपेक्ष होता है। अगला अंतर ये हो जाता है कि संस्कृतिकरण एक रूढ़िवादी प्रक्रिया है। क्या है, एक रूढ़िवादी प्रक्रिया है, जबकि पश्चिमीकरण एक तार्किक या आधुनिक प्रक्रिया है। पश्चिमीकरण एक तार्किक हो जाता है या आधुनिक प्रक्रिया हो जाता है, जबकि संस्कृतिकरण क्या होता है, रूढ़िवादी प्रक्रिया होता है। संस्कृतिकरण के आदर्श में क्षेत्रीय विभिन्नता पाई जाती है, इसमें क्षेत्रीय विभिन्नता पाई जाती है, जबकि पश्चिमीकरण के आदर्श में कौन पाया जाता है, ब्रिटिश के लोग, वहाँ की संस्कृति पाई जाती है। अगला देखेंगे कि संस्कृतिकरण करने वाली ऊपर की जाति ऊपर की ओर गतिशील होती है। कैसे, ऊपर की ओर ऐसे गतिशील होती है और उनकी पदमूलक स्थिति में परिवर्तन होता है। उनके पदमूलक स्थिति में परिवर्तन होता है, जबकि पश्चिमीकरण करने वाली जाति की गतिशीलता में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। यहाँ पे क्या होता है, कोई भी परिवर्तन नहीं आता है उनकी जाति में। आगे है कि संस्कृतिकरण में मांस मदिरा पर रोक लगाई जाती है, जबकि पश्चिमीकरण में मांस मदिरा का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो ये थी कुछ अंतर पश्चिमीकरण और संस्कृतिकरण के बारे में। तो आगे अब हम लोग जानेंगे पश्चिमीकरण की विशेषताओं के बारे में। पश्चिमीकरण की कौन कौन सी विशेषता बताए हैं, तो एम.एन. श्रीनिवास पश्चिमीकरण की कुछ विशेषताएं बताते हैं। पहला उन्होंने कहा, नैतिक रूप से तटस्थ होता है। पश्चिमीकरण क्या होता है, नैतिक रूप से तटस्थ होता है। तो ये कहते हैं कि पश्चिमीकरण नैतिक रूप से तटस्थ अवधारणा है, अर्थात यह नहीं बताती है कि पश्चिमीकरण के प्रभाव के कारण भारत में होने वाले परिवर्तन अच्छे हैं या बुरे हैं। यह तो केवल परिवर्तनों को इंगित करता है। अच्छाई और बुराई के मूल्यों से यह अवधारणा स्वतंत्र है, यानी कि नैतिक रूप से ये क्या है, तटस्थ है। अगला विशेषता ये हो जाता है कि पश्चिमीकरण एक प्रक्रिया है। पश्चिमीकरण क्या है, एक प्रक्रिया है। एक प्रक्रिया के रूप में पश्चिमीकरण एक ऐसी स्थिति को स्पष्ट करता है जिसमें कुछ समूह पश्चात यानी कि पश्चिमी के रहन सहन, विचारों, संस्कृति की विशेषताओं को अपनाने लगते हैं। और इस दृष्टिकोण से पश्चिमीकरण के 2 पक्ष होते हैं। कौन कौन से, चेतन और अचेतन। अर्थात कभी तो व्यक्ति चेतन रूप से और कभी अपनी इच्छा अनुसार इसे अपनाता है, और कभी अचेतन रूप से पश्चात संस्कृति और सभ्यता को भी ग्रहण करता लेता है। तो चलिए अगली विशेषता देखते हैं। एक वैज्ञानिक अवधारणा है। पश्चिमीकरण क्या है, एक वैज्ञानिक अवधारणा है।
पश्चिमीकरण की अवधारणा चूंकि मूल्य की दृष्टि से एक तटस्थ अवधारणा है। पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि ये कैसी अवधारणा है, तटस्थ अवधारणा है। अतः यह जो है एक वैज्ञानिक अवधारणा है। इसके द्वारा हम किसी भी समाज में घटित होने वाले परिवर्तन का विश्लेषण कर सकते हैं। अगली विशेषता है किसी निश्चित प्रारूप का अभाव। इसमें किसी निश्चित प्रारूप नहीं होता है। तो पश्चिमीकरण से हमें अंग्रेजी, अमेरिकी, रूसी और विभिन्न यूरोपीय देशों के प्रारूप या आदर्श देखने को मिलते हैं और सभी प्रारूपों में कुछ तत्व तो समान रूप से पाए जाते हैं, क्योंकि अंग्रेज ने ही भारतीयों को पश्चिमी संस्कृति के विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक और भौतिक पक्षों से परिचित कराया है। अतः भारत में अंग्रेजी आदेश ही विद्यमान है, जबकि वर्तमान में अमेरिकी और रूसी प्रारूप भी प्रभावशाली है। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि ये क्या है, किसी निश्चित प्रारूप इसमें नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पश्चिम का ही, ब्रिटिश लोगों का ही वो अपनाया जाए। इसमें क्या हम वर्तमान में किसकी, अमेरिका और उसके प्रारूप से भी प्रभावित हैं। अगला है कि यह एक जटिल अवधारणा है। संस्कृतिकरण एक जटिल अवधारणा। पश्चिमीकरण क्या है, पश्चिमीकरण की प्रक्रिया संस्कृतिकरण की तुलना में कम जटिल है, लेकिन फिर भी इनमें अनेक जटिल तत्वों का समावेश होता है और इस प्रक्रिया के अंतर्गत उन सभी परिवर्तनों को शामिल किया जाता है जो पश्चात प्रौद्योगिकी और आधुनिक विज्ञान के फलस्वरूप उत्पन्न हुए हैं। और नवीन व्यवहार प्रतिमानों को कुछ व्यक्ति सरलता से अपनाते हैं, जबकि कुछ बहुत से व्यक्ति ऐसा करने में कठिनाई अनुभव करते हैं। अगली विशेषता है कि तटस्थ अवधारणा। इसकी तटस्थ अवधारणा है तो एम.एन. श्रीनिवास का विचार है कि पश्चिमीकरण एक तटस्थ अवधारणा है और इस शब्द का प्रयोग किसी अच्छाई या बुराई का सूचक नहीं है। यह एक ऐसी अवधारणा है जो कि भारतीय समाजों में उत्पन्न परिवर्तन को दर्शाती है। अगला है कि अनेक अधिमान मूल्यों का समावेश। तो पश्चिमीकरण अनेक ऐसे मूल्यों का समन्वय है जो परंपरागत भारतीय विशेषताओं से अत्यधिक भिन्न है। तो इसका तात्पर्य यह है कि तार्किक ज्ञान की प्रधानता है, व्यक्तिवादिता, नवजागरण, स्वतंत्रता, उदारवादी दृष्टिकोण, विचारों की स्वतंत्रता और भौतिक आकर्षण पश्चिमीकरण के प्रमुख तत्व हैं। ये सब इसके प्रमुख तत्व हैं और इनसे निर्मित मानवीय नवीन जो मूल्य व्यवस्था है वही पश्चिमीकरण का क्या है, आधार होता है। तो ये थी इनकी द्वारा एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा बताया गया पश्चिमीकरण की कुछ विशेषताएं। अब हम लोग जानेंगे भारत में पश्चिमीकरण के प्रभाव, मतलब पश्चिमीकरण आने के बाद में हमारे समाज में क्या परिवर्तन हुआ भारत में, ये जानेंगे। तो पश्चिमीकरण के प्रभाव जो है सो होने वाले परिवर्तन को अनेक रूपों में हम लोग देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से कुछ सामाजिक, कुछ राजनैतिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में चर्चा की गई है। तो चलिए देखते हैं कि पश्चिमीकरण का प्रभाव भारत में जाति व्यवस्था पर कैसे पड़ा है। इसका प्रभाव जाति व्यवस्था पे भी पड़ा है। ये सभी को पता है कि भारत में व्यवस्था जो है, जाति व्यवस्था, वो जन्म के आधार पर है। इसकी सामाजिक संरचना और खंड विभाजन की एक गतिशील व्यवस्था बनाई हुई है। तो अंग्रेजी शासन काल के पश्चात अनेक प्रकार के कारक और शक्तियों का विकास हुआ और जाति प्रथा के संरचनात्मक तथा संस्थात्मक दोनों ही पहलुओं पर क्रांतिकारी परिवर्तन लाकर ये उसमें जो प्रतिबंध लगाया गया था, उसमें कठोर नियम लगाया गया था, उसको शिथिल किया गया। शिथिलता उसमें आई, पश्चिमीकरण के कारण ये सब हुआ। और नगरीय पर्यावरण जो है वहाँ पे भी विभिन्न जातियों के लोगों का केंद्र होने के कारण जो जाति प्रथा है कि उसकी रूढ़िवादिता मानसिकता कम होने लगी और विभिन्न जातियों का साथ साथ
रहना, खान पान और संपर्क से जाति की जो दूरियां थी वो कम हुई। अगला पश्चिमीकरण का प्रभाव अस्पृश्यता इस पे पड़ता है। ये क्या होता है, तो ये कैसे प्रभाव पड़ा कि अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए सबसे पहले तो महात्मा गांधी के साथ साथ और भी जो लोग थे, जैसे कि आर्य समाज के लोग, ब्रह्म समाज के लोग या रामकृष्ण मिशन, ये सब इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण अपना भूमिका निभाया है। लेकिन जो भी पश्चात मूल्यों के एवं शिक्षा के कारण जो समानता के सिद्धांत ने समाज में एक स्वस्थ और सकारात्मक वातावरण देकर के छुआछूत और को दूर किया करने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाया है। अगला है विवाह। विवाह पर क्या प्रभाव पड़ा है पश्चिमीकरण का, तो ये भी एक विवाह जो है एक सामाजिक धार्मिक संस्था के रूप में इसे माना गया है, धार्मिक संस्कार माना जाता है विवाह को, जिसमें जातीय नियमों का साथ साथ मतलब जातीय नियमों के प्रभाव क्या होता है कि प्रतिबंध होता है कि अपनी ही जाति में शादी करना है या पुनर्विवाह नहीं करना है, ऐसा पहले था। लेकिन पश्चिमीकरण की जटिल और तटस्थ प्रक्रिया के कारण अब अंतरजातीय विवाह भी होने लगा। साथ ही साथ बाल विवाह की जगह क्या होने लगा, विलंब विवाह होने लगा, प्रेम विवाह होने लगा और विवाह विच्छेद की भी सुविधा अब मिलती है। और पुनर्विवाह भी ये सब की स्वतंत्रता के साथ जो अब समाज में परिवर्तन हुआ है वो किसके चलते हुआ है, वह पश्चिमीकरण के कारण हुआ है। अब स्त्रियों की स्थिति में क्या सुधार हुआ है, स्त्रियों की स्थिति में कौन कौन से परिवर्तन है, तो जैसा कि हमारा भारतीय परंपरागत समाज था वो कैसा था, उसकी बात अगर करें तो उस समय स्त्रियों की स्थिति अत्यधिक गंभीर और या भयावह थी। लेकिन पश्चात संस्कृति जब से उसका प्रभाव पड़ा, यह एक नई सोच, आदर्श और जागृति इसमें पैदा की। समानता, स्वतंत्रता को प्रगतिवादी विचारधारा और नवीन सामाजिक, आर्थिक और परिस्थितियों ने उनमें आंदोलन की भावना विकसित की, जिससे कि आज वे क्या घर परिवार के साथ साथ आर्थिक रूप से सहयोगी बन करके दोहरी भूमिका का बखूबी आजकल निर्वहन कर रही है। अगला देखते हैं राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता पर क्या प्रभाव पड़ा है पश्चिमीकरण का। पश्चिमी जो संस्कृति है उसके कारण आज हम राष्ट्रीय जीवन के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय विभिन्न समूहों के संपर्क में आकर यहाँ पे व्याप्त मूल्यों से परिचित होते हैं। इससे राष्ट्रीयता जो है राष्ट्रीय समानता और एकता पनपती है। अगला है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार में क्या परिवर्तन आए हैं पश्चात संस्कृति से। जो पश्चिमी संस्कृति है उसने आदर्शों के त्याग और कर्तव्य से हटकर के अपने अधिकार, सुख, समानता के लिए प्रेरित किया और जिससे संयुक्त परिवार व्यक्त होने लगे। अर्थात पश्चिमी जो शिक्षा थी उसने संयुक्त परिवार के अनुकूल नहीं था, उसमें संयुक्त परिवार के लिए अनुकूलन नहीं था, क्योंकि इनमें छोटा परिवार, व्यक्तिवादिता, स्त्रियों की स्वतंत्रता पर बल दिया गया क्योंकि वर्तमान में भारतीय समाज जो है इसका अनुकरण कर रहा है, तो ये भी क्या होता है, इसमें संयुक्त परिवार पर प्रभाव पड़ा है ना पश्चिमीकरण का। अगला है कि धार्मिक जीवन में परिवर्तन। धार्मिक जीवन में क्या परिवर्तन आए हैं पश्चिमीकरण के कारण। पश्चिमी संस्कृति ने भारतीय धार्मिक जीवन को परिवर्तित किया है, जिसमें समाज सुधारकों की अहम भूमिका रही है। पश्चात जो सभ्यता है उसके संपर्क में आने से जो धार्मिक विधियां हैं, कर्मकांड है, उनमें कमी के साथ साथ ब्राह्मणों का जो प्रभुत्व है वो भी कम हुआ है। आर्थिक क्षेत्र में भी कई परिवर्तन आए हैं, जैसे कि अंग्रेजी राज की स्थापना के बाद भारत में आर्थिक ढांचे में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। जैसे पूर्व में आत्मनिर्भर होने के कारण व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर लेता था। यातायात के साधनों की उन्नति के बाद में उद्योग स्थापित होने लगे और गांवों की आत्मनिर्भरता जो प्रणाली है उसमें कमी आने लगी। और कृषि का जो व्यापीकरण है वो कच्चे माल का बाजार या जमींदारी प्रथा, इसका अंत हुआ और गृह उद्योग में
कमी आई और पूंजीवादी व्यवस्था जो है उसका शुरुआत हुआ। आगे वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी क्षेत्र में परिवर्तन। ये क्या होता है? पश्चिमीकरण ने वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास कर नए सामाजिक संस्कृति युग का प्रारंभ श्री गणेश किया। तो इसी काल में हमें देखने को मिलता है कि संचार क्षेत्र में नए और क्षेत्रीय भाषाओं में समाचार पत्रों का विकास हुआ, डाक सेवाएं आरंभ की गई, रेडियो का शुभारंभ हुआ। तो ये सब किसका प्रभाव था? ये पश्चिमीकरण का प्रभाव था। तो इन सब से हमें ये स्पष्ट होता है कि पश्चिमीकरण की प्रक्रिया ने भारतीय समाज और संस्कृति में परिवर्तन कर समानता, तार्किकता, वैज्ञानिक और लौकिकता का को प्रचारित किया है। वहीं भारतीय नैतिक मूल्यों और आदर्शों को भी परिवर्तन कर इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो चलिए आज का क्लास इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।